हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, अभी तक हमारे जो लेक्चर्स हैं लगभग 12 लेक्चर थे जो कि प्योरली मैंने मैथमेटिक्स पर बेस्ड बनाया था। मैथमेटिक्स का वो पार्ट जो कि फ़िज़िक्स के लिए बहुत 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 ज़रूरी है, और मैंने हर लेक्चर में फ़िज़िक्स के वो क्वेश्चन भी लगवाए हैं जिसमें उस मैथमेटिक्स की ज़रूरत है, क्योंकि बिना उसके आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। इनफैक्ट मैं पहले भी बोलता आया हूँ कि मैथ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिज़िक्स। तो बच्चों, अभी हमारा वो पार्ट ख़त्म हो गया है और आज से हम फिज़िक्स प्रॉपर फिज़िक्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, हम क्या करेंगे, फिज़िक्स पढ़ाने के दो तरीके होते हैं। देखो, एक इतना तो कन्फर्म है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ के आप फिज़िक्स के न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। मतलब आप सोचो कि हम थ्योरी पढ़ ले, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाए, सारे फार्मूले मुझे याद हैं और एग्ज़ाम में नीट में या आईआईटी में क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर लोगे, तो ऐसा होता नहीं है। मतलब आप ये अगर सोचें कि मेरी थ्योरी तो कंप्लीट है, मुझे सारे फार्मूले पता हैं, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मैं तो यार सवाल लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है, मैं तो लगा लूँगा वहाँ पे। लेकिन बच्चों, ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। जो बच्चा अगर ये सोच लिया कि मेरा तो सब तैयार है, मैं लगा लूँगा, तो ऐसा होता नहीं है। फिज़िक्स में आपको क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं। मतलब आप थ्योरी और फार्मूले याद रहने के बावजूद भी आपको क्वेश्चन लगा के प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और एक नहीं कई बार सेम क्वेश्चन को कई बार लगाओगे, कई तरीके से लगाओगे, तब जाके दिमाग ओपन होता है और उस तरह के या उससे थोड़ा हट के क्वेश्चन जब बनते हैं तो आप उसको कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो बेटा, दो तरीके हैं। एक तो ये है कि मैं आपको पूरे चैप्टर का थ्योरी पूरा पढ़ा दूं, उसके बाद एक साथ क्वेश्चन लगाऊं, और दूसरा ये होता है कि जब आपको कोई चैप्टर का कोई पार्ट पढ़ाए, कोई हेडिंग आपको पढ़ाया, उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वहीं पे लगवा दें, फिर अगली हेडिंग पढ़ाएं, अगला टॉपिक, फिर उससे रिलेटेड, मतलब सेम चैप्टर के जो अलग अलग टॉपिक हैं उसको हम पढ़ाते जाएं और उस पर सवाल लगवाते जाएं। दोनों के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं बच्चों। एक तो ये है कि अभी जैसे कोई टॉपिक मैंने पढ़ाया, वो टॉपिक पढ़ाया, आपको समझ में आ गया, उस पर जो न्यूमेरिकल्स थे वो भी मैंने लगवा दिया, वो भी आपने लगा दिया, ठीक है। लेकिन जब वो चैप्टर ख़त्म होता है, फिर पूरे चैप्टर का एज ए होल जब वहाँ से क्वेश्चन दिया जाता है, अलग अलग था, अलग अलग टॉपिक पे तो आप लगाते चले गए, लेकिन एक साथ जब मिला के क्वेश्चन रख देते हैं तो आप वहीं पे खुश हो जाते हो। और दूसरा, इसी तरह जब चैप्टर कोई ख़त्म होता है तो उस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है, आप इजीली लगाने लगते हैं। इसी तरह चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस तरह धीरे धीरे जब पूरी फिज़िक्स आ जाती है इतना, और एक साथ जब सब क्वेश्चन आते हैं, कोई एक क्वेश्चन चैप्टर 1 से, 2 क्वेश्चन वहाँ से, तीसरा वहाँ से, अलग अलग, तो वहाँ पे आपका और प्रॉब्लम हो जाता है। तो बच्चों, यही प्रॉब्लम होती है। चैप्टर वाइज देखो या हेडिंग वाइज देखो तो आपको ज़्यादातर चीज़ें पता रहती हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में जाते हो जहाँ की 45 क्वेश्चन आने हैं पूरे फिज़िक्स से, पूरे 35-40 चैप्टर कुछ तो हैं, उससे मिला के जब इतने क्वेश्चन आने हैं, कहीं एक इलेक्ट्रोमैग्नेट से आ गया है, कहीं एक मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन आ गया है, कहीं एक मैकेनिक से आ गया, कहीं एक लाइट से आ गया, कहीं एक वेव से आ गया, तो वहाँ पे आपका दिमाग बंद हो जाता है। तो बच्चों, हम कुछ इस तरह का अप्रोच करेंगे कि आप छोटी छोटी चीज़ें जो चैप्टर में टॉपिक वाइज जो कुछ क्वेश्चन तो हम बताते जाएंगे, लेकिन चैप्टर ख़त्म होने के बाद क्वेश्चन तो बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, अनलिमिटेड क्वेश्चन बन सकते हैं किसी भी चैप्टर के, लेकिन हमें उसी से मतलब है, उन्हीं क्वेश्चन से जो क्वेश्चन बहुत फेमस हैं, और दूसरा जो क्वेश्चन प्रीवियस 25-30 सालों में जो आए हुए होते हैं वैसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा। क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर जो सेटर होते हैं वो वैसे ही क्वेश्चन बनाएंगे। अब 25-30 साल के प्रीवियस 25-30 सालों के अगर आप पेपर उठा के देखोगे और सारे वैरायटी के क्वेश्चन जो आए हुए हैं उसे आप अगर कर लिए, तो जो भी क्वेश्चन आएंगे बेटा उन्हीं से रिलेटेड रहेगा या उसी की तरह रहेगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा 2 या 4 क्वेश्चन रहते हैं जो बहुत टेढ़ा मेढ़ा करके वो बना सकते हैं, लेकिन वो भी आपको इतना अगर पता है तो वो भी आप कर सकते हो, तो इतना बड़ा इशू नहीं है। तो बच्चों, मैं कोशिश ये करूँगा कि चैप्टर के टॉपिक पढ़ाऊँगा, टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन
मतलब बता दूंगा, लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं बताऊँ, क्योंकि मैं कोशिश ये करूँगा कि जब चैप्टर ख़त्म हो एक साथ फिर क्वेश्चन बताना शुरू करें, और वहाँ पे आपका दिमाग कितना लगता है तो वहाँ पे आप क्वेश्चन को लगाइए। एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद फिर क्वेश्चन जितने आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में या जो बहुत फेमस क्वेश्चंस हैं उनको हम करवाएंगे। क्वेश्चन तो करना पड़ेगा, इससे आप भाग नहीं सकते, क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, मैं जब भी पढ़ाना शुरू करूँगा बच्चों, उसमें ज़्यादातर चीज़ें इंग्लिश में ही लिखी जाती हैं। आजकल देखो इंग्लिश मस्ट है, इंग्लिश से ही आपका सब कुछ होने वाला है। तो आप अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा अगर सोचे कि शुद्ध हिंदी में उनको पढ़ाया जाए कि हर चीज़, अच्छा दूसरा ये है कि इंग्लिश का इतना जो हवा बना हुआ है कि इंग्लिश बहुत कठिन है, बहुत वो है। एक बात मैं बता दूं बच्चों, मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। अब आपको एटलीस्ट इतना तो आप मान सकते हैं कि अगर मैं हिंदी मीडियम से 12th तक हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ और इंग्लिश हमारी शुरू होती थी क्लास 6 से, यूपी बोर्ड की बात करें तो। अब आजकल तो प्राइमरी से ही इंग्लिश ABCD चालू हो जाता था। हम लोगों के ज़माने में बच्चों ABCD क्लास 6 से, कक्षा 6 से स्टार्ट होता था ABCD। उसके बाद अच्छा दूसरा क्या है कि हम जो भी फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, कुछ भी है बेटा, वर्क, पावर, एनर्जी, ये वो, अब इतना तो आपको पता है कि वर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं, या हिंदी में अगर कहीं कार्य लिखा है, सामर्थ्य लिखा है, धारिता लिखा है, विद्युत क्षेत्र लिखा है, ठीक है, प्रतिरोध लिखा है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यही तो आपको जानना है। और आप किसी भी बुक में पढ़ेंगे तो हिंदी का अगर बुक है तो उसके ब्रैकेट में इंग्लिश उसकी लिखी रहती है, तो आप उस पर फोकस करिए। प्रतिरोध को रेजिस्टेंस बोलते हैं, धारिता को कैपेसिटर। तो आप जब भी लिखिए कैपेसिटर लिखिए, त्वरण है तो उसको एक्सेलेरेशन पढ़िए, फोर्स है बल को फोर्स पढ़िए, यही सब तो मेन यही तो है। और दूसरा जो उनकी लैंग्वेज रहती है, मान लो लाइन आप कोई पढ़ने लगे, डेफिनीशन पढ़ने लगे, उसका कुछ फार्मूले तो सब आपको इंग्लिश में ही लिखे रहते हैं, ठीक है। अब डेफिनीशन जो है, डेफिनीशन में बेटा आपको क्या कठिन है, उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि नहीं ग्रामर और एकदम ट्रांसलेशन एकदम फिक्स रहना चाहिए। हैज, हैव, हैड कहाँ लगेगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, कौन सा टेंस है, परफेक्ट टेंस है कि कंटिन्यूअस टेंस है कि क्या है, फ्यूचर है, ये सब तो उसमें करना नहीं है। सिंपल इंग्लिश रहती है। और साथ में बस यही फिजिकल क्वांटिटीज़ को कहते क्या है इंग्लिश में, यही रहता है। तो बस इतना ही रहता है। तो आप इंग्लिश से डरिए मत, घबराइए मत। इंग्लिश कठिन तब होती है जहाँ पे टेंस और ग्रामर ये इन्वॉल्व हो जाता है। अब कहीं पे आप हैव, हैड, हैज या कुछ इस तरह का लिख दोगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि आपको ग्रामर नहीं चेक करना है। एग्जामिनर आपका ग्रामर नहीं चेक करेगा, वो आपका चेक करेगा कि क्या है जो क्वेश्चन है, जो न्यूमेरिकल है, उसको आप सॉल्व किए हो कि नहीं किए हो। इज, एम, आर, वाज, वेर, सेल, विल, ये सब कुछ उसमें ऐसा कुछ यूज़ करने का नहीं है। ये सब जब आता है तो ये स्पेशली जब इंग्लिश लिटरेचर में आप कुछ करोगे, UG PG कुछ करोगे, तो वहाँ के लिए ये कठिन हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर टेंस, ग्रामर सब कुछ उसमें होना चाहिए। तो बेटे बच्चों आप बिल्कुल मत डरिए, मैं इंग्लिश में ही बोलूँगा, लेकिन इंग्लिश का आजकल तो मोबाइल है, आप कहीं भी कुछ भी मैं मान लो लिख दिया, आपको समझ में नहीं आता है कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, फट से गूगल पे सर्च कर लीजिए, पावर को क्या बोलते हैं, सामर्थ्य, हिंदी का इंग्लिश टू हिंदी। तो ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी इंस्पिरेशन की बात तो ये है कि मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, इसलिए आप भी मैं जो बोलूँगा, मैं जो पढ़ाऊँगा वो आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इतनी इंग्लिश आपको आती है। तो डरने जैसा कुछ भी नहीं है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है, ठीक है। और तो बच्चों जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है आपका यूनिट, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स, यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट्स। मेरी राइटिंग शायद उतनी अच्छी नहीं है, एक तो मैं देख रहा हूँ ये पेन, ओके ठीक है बच्चों। तो यूनिट और डायमेंशन फिर मेजरमेंट, इससे रिलेटेड बच्चों ये, अब पहले तो बात आती है यूनिट। यूनिट क्या है?
देखो बच्चों, डिफिनेशन और उस तरह की चीज़ें वो सब हम बहुत ज़्यादा डिटेल में लाइन बाय लाइन अगर लिखवाएंगे तो बहुत टाइम जाएगा। तो आप जो भी बच्चे 11th में हैं, 12th में हैं, जो पढ़ने वाले हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम जिनको देना है, तो वो बुक तो ज़रूर पढ़ेंगे। और बुक में आजकल सबको पता है कौन सी बुक आइडियल है और स्टैंडर्ड है, वो बुक है NCERT की बुक आप पढ़िए। उसमें डेफिनेशन जो दिया है, जो भी वो दिया है उसको याद करिए, वहीं आपके बोर्ड में लिखना रहेगा। मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आपका दिमाग खोलूँगा, समझाऊँगा। जो बुक पढ़ के भी शायद आप समझ नहीं सकते उसको हम समझाएंगे, और जो क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, जो कि कंपटीशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो हम कराएंगे। ये हमारा काम है। अब सबसे पहले यूनिट से लिए के पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं बेटा, आप समझ लो। ये ब्लैक मार्कर मेरा थोड़ा लाइट हो गया है। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं बच्चों? देखो बच्चों, एक चीज़ आप समझ लो, जितना मैं समझाता जाऊँ उसको ध्यान से ज़रूर समझो। फिजिकल क्वांटिटीज़ मतलब वो सारी क्वांटिटीज़ जिनसे किसी चीज़ को मेजर किया जा सके। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी जो मेजरेबल हो, वो सारी क्वांटिटीज़, ठीक है, जो मेजरेबल, जिनको नापा जा सके या मापा जा सके, उनको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, जो मेजरेबल हों, जिनको नापा जा सके, सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए कोई बोले द्रव्यमान है, मास, ठीक है, लंबाई है, समय है, ये सब क्या है? ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ भी अलग अलग होती हैं। एक तो होती हैं फंडामेंटल और दूसरी होती हैं डिराइव्ड। अब जैसे मास है, द्रव्यमान किसी चीज़ का, तो वो क्या है? उसको केजी में या जिसमें भी नाप लिए, बता दिए मास है। ठीक है, लंबाई है, उसको मीटर में, सेंटीमीटर कैसे भी नाप लिए, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। समय है, उसको सेकेंड में, मिनट में, घंटे में, आवर में, जैसे भी नाप लिए। अब कोई पूछे वेलासिटी क्या है? वेलासिटी भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इसको कैसे नापते हो? मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर मिनट, किलोमीटर पर आवर, कुछ भी करके, मतलब उसमें लंबाई भी है और सेकेंड भी है। ठीक है, तो यूनिट जो होता है, अब जैसे कोई बोले 10 kg, 10 kg, तो 10 kg अगर कहीं लिखा है 10 kg, इसमें क्या है? 10 किलोग्राम। इसमें दो चीज़ें हैं, यूनिट में दो चीज़ें हैं, एक ये है और एक ये है। फिजिकल क्वांटिटीज में दो चीज़ें आती हैं। फिजिकल क्वांटिटी कहीं लिखते हैं तो वो दो चीज़ों में बोली जाती हैं। एक उसमें क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड। इसमें क्या क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड मतलब वो वैल्यू। ठीक है, और दूसरा क्या रहेगा इसमें बेटा? दूसरा यूनिट रहेगा, यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटीज दो चीज़ में मेजर होती हैं, दो चीज़ों को मिला के, मैग्नीट्यूड और यूनिट। मैग्नीट्यूड मतलब वो संख्या क्या है ठीक है, और यूनिट मतलब किससे मेजर कर रहे हैं, मात्रक है। तो 10 किलो, 10 kg, तो यानी कि इसमें क्या हुआ? मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट। मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है मैग्नीट्यूड। तो न्यूमेरिकल, ये क्या हुआ? न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर स्मॉल n बोलें और यूनिट को u बोलें, तो यही तो हुआ। तो फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना हुआ तो क्या लिखोगे? NU। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखना हुआ तो क्या लिखोगे? NU। n क्या है? मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू, और v क्या है? u क्या है? उसका यूनिट, मतलब किसमें नाप रहे हैं, किलोग्राम है, मीटर है, सेंटीमीटर है, सेकेंड है, आवर है, कुछ भी है, वो क्या हो जाती है? मैग्नीट्यूड। तो फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजर करते हैं? NU। फिजिकल क्वांटिटी वही रहेगी। अब जैसे 10 किलो है, 10 किलो को हम क्या बोलते हैं? अगर 10 किलो को अगर हम ग्राम में बदलें तो क्या हो जाएगा? 10। अब केजी को क्या है? ग्राम में बदलना है, 10 पावर 3 ग्राम। तो क्या हो गया बेटा? 10 के पावर 4 ग्राम। अब देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल, अब ये फिजिकल क्वांटिटी क्या थी? मास है। ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है? मास, द्रव्यमान है।
अब यही फिजिकल क्वांटिटी 10 kg था, 10 kg इक्वल, अब लिखो यहाँ देखो 10 kg, ठीक है, और 10 kg को बदल दिया अगर ग्राम में तो क्या हो गया 10 के पावर 4 ग्राम, ठीक है। तो ये है तो सेम ही फिजिकल क्वांटिटी 10 किलो, मतलब मान लो 10 किलो कोई सामान है इतने बड़े थैले में आया है। अब कोई बोले 10 किलो या कोई बोले 10 के पावर 4 ग्राम, उतना ही सामान है, उतने ही बड़े थैले में है, खाली उसको बताने का तरीका बदल गया, मतलब किलो को ग्राम में बोल दिए। तो ये मतलब इसका ये है कि N और U, N एंड U ये दोनों बोथ चेंजेबल, ठीक है। यहाँ पे देखो N भी बदल गया और ये भी बदल गया, यहाँ पे 10 था, ये kg था, यहाँ 10 पावर 4 हुआ, ग्राम हुआ, दोनों चेंज हो गए, लेकिन दोनों का N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 ये नहीं बदलेगा। मतलब पहले जो सामान था वही सामान अब भी रहेगा और उतना ही रहेगा। वैसा थोड़ी कि 10 किलो गेहूं है किसी थैले में है, पैक करके आया है, अब कोई बंदा बोले कि 10 के पावर 4 ग्राम, 10 के पावर 4 ग्राम गेहूं है, कोई बंदा बोल दिया ये 10 kg गेहूं है, तो बेटा गेहूं तो गेहूं है, थैला उतना ही बड़ा है, वो बदलने वाला तो है नहीं, कहने का खाली तरीका बदला। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है, उसको यूनिट चेंज हो सकती है, लेकिन यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। किसी भी उसमें करोगे, ये जरूर नहीं कि दो ही M3 U3 N4 U4 कुछ भी कर दोगे। अब इसी ग्राम को मैं ऐसे बोलूँ कि ये मिलीग्राम में बताना हुआ तो क्या बताओगे, 10 के पावर 4 है ही इंटू 10 के पावर 3 करोगे, 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम, 10 के पावर 3, तो कितना हो गया बेटा 10 के पावर 7 mg मिलीग्राम, तब भी वो थैला तो उतना ही बड़ा है, सब कुछ है, तो वो चेंज होने वाला नहीं है। ये क्या हो गया, किसी भी उसमें करते जाओगे वो चेंज नहीं होगा। ये सब क्या हो गए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मैंने बताया जिनको भी नापा जा सके वो सब फिजिकल क्वांटिटी है, लीटर मीटर सेकेंड टाइम ये वो सब कुछ। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या नहीं है, अब जैसे कोई कहे कि मुझे बहुत दुख है, बहुत दर्द है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे प्यार आ गया, लव, सैडनेस, हैप्पीनेस, इन सबको नाप सकते हो क्या? कोई बोले मुझे बहुत प्यार है, बहुत बोल सकते हो, लेकिन 10 के पावर 3 फलाना ढिमकाना ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है। प्यार का इजहार कर सकते हो लेकिन क्वांटिटी नहीं बता सकते आप कि मुझे कितना प्यार है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जिनको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जिनको मेज़र नहीं कर सकते, उसी को वो क्या हो गई, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं है। दुख सुख दर्द एहसास फीलिंग लव मोह माया कुछ नहीं, ये सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये सब बस हवाएं हैं, इनको आप नाप नहीं सकते, मेजर करके नहीं बता सकते, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज वही हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो, बता सकते हो, और उसमें एक मैग्नीट्यूड होगा, एक यूनिट होगा, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे बात आती है फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप की होती हैं, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर हो गया। फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, एक होता है फंडामेंटल और दूसरी होती है डिराइव्ड। फंडामेंटल का मतलब ओरिजिनल, ठीक है। ओरिजिनल जो होती हैं वो फंडामेंटल होती हैं, मतलब ये इंडिपेंडेंट हैं, ये किसी से डिराइव्ड नहीं है। अब जैसे लंबाई को आपको नापना होगा तो लंबाई है, लंबाई को मीटर में नापो, सेंटीमीटर में नापो, चाहे जैसे नापो, वो किसी से डिराइव नहीं हुआ। लेकिन अगर वेलोसिटी आपको नापना हुआ या स्पीड नापना हुआ तो स्पीड को क्या बोलोगे, मीटर पर सेकेंड, मतलब इसमें टाइम भी है और लंबाई भी है, तो ये डिराइव्ड हुआ, ये इंडिपेंडेंट नहीं है किसी से, मीटर और सेकेंड। मतलब फंडामेंटल में सब क्या आ गए हैं, ओरिजिनल, तो जो अपने आप में परफेक्ट है, अकेले है, वो फंडामेंटल हो गए, और जो फंडामेंटल के हेल्प से आते हैं उनको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड। तो फंडामेंटल में
देखो चार पांच चीज़ें आपको पता रहना चाहिए जो ओरिजिनल हैं, उसमें फंडामेंटल में आप याद रख लो क्या होता है। एक तो होता है मास, ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटीज है, मास जो फंडामेंटल है। और क्या होगा बेटा, मास, और क्या हो गया, लेंथ लंबाई, और क्या हो गया, टाइम, ठीक है, और क्या हो गया, करंट को एम्पियर में बोलते हैं, एम्पियर, मास को एम, लेंथ को एल, टाइम को टी, करंट को एम्पियर बोलते हैं। और जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर को केल्विन में नापते हैं बेसिकली, तो वो भी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल है। और बेटा एक होता है मोल, अमाउंट मेजर करने के लिए, अमाउंट उसको मोल बोलते हैं, मोल, ठीक है। और सातवीं क्या है, कैंडेला, लुमिनस इंटेंसिटी, इसको कैंडेला में मेजर करते हैं, कैंडेला, तो इसको CD से रिप्रेजेंट करते हैं, CD। तो ये 7 जो है, ये सात जो है बेस्ट, मतलब मेन फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब ये इंडिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है, ये सातों इंडिपेंडेंट रहेंगे। अब दूसरा क्या है, एक तो हो गया फंडामेंटल, ठीक है, एक तो हो गया फंडामेंटल, ये क्या हो गया सब, फंडामेंटल हैं। दूसरा क्या है बेटा, डिराइव्ड के लिए मैंने क्या बोला था, अब इन सब से जो मिलके बनेंगे, जैसे एक्सेलरेशन हुआ, वेलोसिटी हुआ, पावर हुआ, फोर्स हुआ, वर्क डन हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ, ठीक है, कुछ भी, करंट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, कुछ भी, जितने बाकी जितने हैं उन सबको क्या बोलते हैं, उन सब में ये सब मिल के बने होंगे, तो उनको क्या बोलेंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये है कि ये तो आपको पता चल गया यूनिट क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, कैसे बनी होती हैं, यूनिट क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी में यूनिट और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। फिर फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, फंडामेंटल जो ये हैं, और डिराइव्ड में, फंडामेंटल में बेटा थीटा को भी लेते हैं, जैसे एंगल को मेजरमेंट के लिए वो अलग से, वैसे तो साथ ही होती हैं, लेकिन एंगल के लिए, एंगल को मेजरमेंट करने के लिए थीटा जो बोलते हैं, तो उसको किस में लेते हैं, रेडियन में। तो रेडियन होता है, या स्टी रेडियन जो है सॉलिड एंगल के लिए होता है, सॉलिड एंगल मतलब कोई ऐसे है, लाइट जा रही है, कितने एरिया को कवर कर रही है, ठीक है, तो ये अगर r डिस्टेंस है, एरिया a है, तो यहाँ पे जो थीटा होगा वो क्या होगा, a/r, और इसको क्या, इसको रेडियन नहीं बोलेंगे, इसको स्टी रेडियन बोलेंगे, स्टी रेडियन, ठीक है, ये आगे मिलेगा तो बताऊंगा। और खाली रेडियन तो नॉर्मल ऐसे एक आर्क है, ये कितना एंगल बनाती है, तो ये रेडियन होगा। तो रेडियन और स्टी रेडियन को भी मिला लो तो पूरा कंप्लीट वो हो जाता है, फंडामेंटल हुआ, डिराइव हुआ। अब क्या है, अब आपको ये समझना है कि जो मेजर करते हैं, ठीक है, मेजरमेंट जो करेंगे, मेजरमेंट सिस्टम क्या है, मेजरमेंट सिस्टम, मेजरमेंट करने के जो सिस्टम हैं, तो देखो ये 7 हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन से यूज होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मीटर, मास, लेंथ, टाइम, ठीक है, मास, लेंथ, टाइम। मास को किस में वो करते हैं, केजी में, अब केजी है कि क्या है वो हम अभी बताते हैं। तो मास, लेंथ, टाइम ये मेन है, बाकी भी
ये भी आता है। ये 4 तो आपको पता ही रहना चाहिए, वैसे 7 आपको पता रहना चाहिए। अगर क्वेश्चन आ गया बोर्ड में तो आप लिख सकते हो। सिस्टम क्या है? जो सबसे पहले सिस्टम चलता था उसको बोलते थे CGS। CGS में क्या होता था बेटा? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। अब जाहिर सी बात है, ये सेंटीमीटर है तो ये लेंथ के लिए होगा, मास के लिए, द्रव्यमान के लिए ग्राम है, और टाइम के लिए सेकेंड। फिर उससे थोड़ा अच्छा सिस्टम आया FPS। इसमें फुट होता था, फुट, पाउंड, मास के लिए, उसके लिए सेकेंड। फिर आया MKS। इसमें क्या आया? मीटर, किलोग्राम, केजी और सेकेंड। फिर जो आपका लेटेस्ट जो है उसको SI बोलते हैं, SI सिस्टम। ठीक है, SI सिस्टम, इसमें जो है यही रहता है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड ये रहता है, साथ में ये सब आ जाते हैं। इसमें जो है 7 जो फंडामेंटल आ जाते हैं, फंडामेंटल। ठीक है, तो SI सिस्टम जो है यही सबसे लेटेस्ट है, लेटेस्ट, और यही चलता है। हमारे आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी सवाल आएंगे, हम SI सिस्टम को ही लेटेस्ट मानेंगे, मॉडर्न मानेंगे। ये है कि ये क्वेश्चन बनाने के लिए कभी ग्राम में पूछ सकता है, कभी सेकंड में पूछ सकता है, कभी उसमें पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता रहना चाहिए। अगर क्वेश्चन आ गया बोर्ड में या इस तरह का, तो CGS में क्या है। हालांकि ढेर सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो यूनिट कन्वर्जन, ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि यूनिट को बदलते हैं एक यूनिट से, जैसे किलोग्राम को ग्राम में बदलना हुआ, मिलीग्राम में बदलना हुआ। अब वही मैं आपको बता रहा हूँ, यूनिट कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन। अब देखो, जो फंडामेंटल क्वांटिटी मैंने बताया, मास क्या है, द्रव्यमान, लेंथ, ठीक है, लेंथ केजी या ग्राम, तो उनका डेफिनेशन भी दिया है बेटा किताब में, बुक्स में आपके दिया है कि 1 मीटर किसको बोलते हैं, ठीक है, 1 केजी किसको बोलते हैं, सबका डेफिनेशन है। 1 ग्राम या केजी किसको बोलते हैं, तो डेफिनेशन में डिटेल वो सब आप किताब से पढ़ के देख लोगे, जो कि बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन के लिए नहीं। यूनिट कन्वर्जन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको आप आपकी पूरी ज़िंदगी में, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, या आप कुछ भी बनो, ठीक है, आप मिस्त्री बन गए, आप कुछ भी बन गए, लेकिन हर जगह इसकी ज़रूरत पड़े। आप कुछ भी नहीं हो, आप कुछ भी नहीं बने, लेकिन फिर भी इन सब की ज़रूरत आपके लाइफ में पड़ेगी। ठीक है, तो मैं आपको जो बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ, उसको आप ध्यान से समझ लो। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 है, ठीक है। 1 पे क्या हो सकता है, ये देखो, इसको हम लिख दिए मीटर, ठीक है, ग्राम, ठीक है, सेकेंड, ओके, मीटर, ग्राम, सेकेंड, और लीटर भी लिख दे रहा हूँ मैं, लीटर, मीटर, ग्राम, सेकेंड, लीटर, जो भी एक है अगर, ठीक है। अब इसको इससे ऊपर क्या क्या होते हैं और नीचे क्या क्या होते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। तो अगर बेटा ऊपर गए, ठीक है, अगर 1 था, ये क्या है 1, 10 अगर कर दिए तो इसे बोल देंगे डेका, ठीक है, फिर डेका, फिर हेक्टो, ठीक है, फिर किलो, किलो, फिर मेगा, फिर जीगा, फिर टेरा, टेरा, फिर पेटा, ठीक है। और नीचे आओगे तो डेसी, डेसी, फिर सेंटी,
फिर मिली, फिर माइक्रो, नैनो, एंगस्ट्रॉन, माइक्रो, नैनो, एंगस्ट्रॉन मैं अलग से बता दूंगा, माइक्रो, नैनो, ठीक है, पिको और फेम्टो। दिख रहा है सर? ये देख लो आप, ये आपको याद रखना ही है लाइफ में। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या है बेटा, ये 1 है, ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 10, ये 1 है, ये 1 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा 10 बोले या 10 के पावर 1 बोले, यहीं तो, ये क्या हो जाएगा 10 के पावर 2, ये क्या हो जाएगा 10 के पावर 3, ये क्या हो जाएगा 10 के पावर 6, ये क्या हो जाएगा 10 के पावर 9, ये क्या हो जाएगा 10 के पावर 12, ये क्या हो जाएगा 10 के पावर 15, ठीक है। इसी तरह नीचे आओगे तो ये क्या हो जाएगा 10 के पावर -1, 10 के पावर -2, 10 के पावर -3, 10 के पावर -6, 10 के पावर -9, 10 के पावर -12 पिको और 10 के पावर -15, ये फेम्टो। ये क्या हो गया फेम्टो। बेटा ये आपको याद रखना है, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें अगर आपको याद नहीं है तो आप फिजिक्स पढ़ना छोड़ दो। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो और ये चीज़ें आपको याद नहीं है तो फिजिक्स पढ़ना छोड़ दो, क्योंकि पूरे फिजिक्स में, और जैसा कि मैंने बताया सिर्फ फिजिक्स में ही नहीं, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो या कुछ भी मत बनो, एक मिस्त्री भी बन गया ना तब भी लंबाई चौड़ाई नापनी रहेगी, सुनार भी बन गया ना तब भी वेट लेना पड़ेगा मिलीग्राम में, मिलीग्राम तक वेट, माइक्रोग्राम में भी लेना पड़ सकता है। सोने अगर 1 ग्राम का जब इतना ज़्यादा रेट है तो मिलीग्राम माइक्रोग्राम में भी आपको तौलना पड़ सकता है, उसका रेट निकालना पड़ सकता है। अब ये आप समझ लो कि ये जो बेसिक 1 है यहाँ पे, 1 मीटर हो चाहे 1 ग्राम हो, 1 सेकेंड हो, 1 लीटर हो, ठीक है, या एक आजकल एक और चलता है बाइट बोलते हैं, बाइट कंप्यूटर में बोलते हो ना, मोबाइल में बाइट, एक बाइट होता है, वो भी एक यूनिट ही है, वो भी एक मेजरमेंट है। कंप्यूटर की मेमोरी जो मेजर करता है उसको क्या बोलते हैं, बाइट बोलते हैं, तो वही एक बाइट है, ठीक है। अब इसमें से किसी को भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये जो आएंगे जो भी ये सबके साथ रहेगा, ठीक है, मतलब एक वाली चीज़ें, 1 मीटर, 1 ग्राम, 1 सेकेंड, 1 लीटर, तो ये कोई पूछे ये जो वैल्यूज हैं ये ग्राम, मीटर, सेकंड, लीटर ये सब बता रही हैं, ओके। मतलब आप समझो, कोई पूछे एक डेका में कितने, 1 डेकाग्राम में कितने ग्राम हुए 10 के पावर 1, 1 हेक्टोग्राम में कितने ग्राम हुए 10 के पावर 2, ये ग्राम, सेकंड, लीटर, मीटर जो भी हैं उसको एक में ये बताता है। ये जो बता रहा है ये सब क्या है, ग्राम है, मीटर है, ग्राम हो सकता है, मीटर हो सकता है, सेकंड हो सकता है, लीटर हो सकता है, या बाइट हो सकता है। अब कोई बोले कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा तो 10 पावर 3 ग्राम, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, इधर की जो वैल्यू रहेगी वो ये रहेगी, ठीक है, और इधर का जो है उसमें बताना रहेगा। अब जैसे कोई बोले 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा 10 पावर -2, 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होगा 10 पावर -2, ठीक है, 1 मेगाबाइट में कितना बाइट होगा 10 के पावर 6, 1 मेगाबाइट में 1 किलोबाइट में कितना बाइट होगा 10 के पावर 3, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान यही देना है, ये मीटर, ग्राम, सेकंड, लीटर जो है एक में कितना हो जाते हैं। एक माइक्रो मीटर है तो माइक्रोमीटर में कितना मीटर होगा 10 पावर -6, ठीक है। एक माइक्रो लीटर में कितना लीटर होगा 10 पावर -6, एक माइक्रो बाइट में कितना बाइट होगा 10 पावर -6, एक माइक्रोग्राम में कितना ग्राम होगा 10 पावर -6 ग्राम। तो ये जो इधर की वैल्यू आएगी वो मीटर, ग्राम, सेकंड, लीटर ये सब बताएगी, ओके।
समझ में आया? तो ये आपको बहुत याद रखना है इतना। अब कुछ एडिशनल वो आते हैं, इसके अलावा थोड़ा एडिशनल होता है, एडिशनल वैल्यू। अब जैसे लेंथ के लिए एंगस्ट्रॉन होता है, एंगस्ट्रॉन, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे उस पर लगा देते हैं साइन। तो एक एंगस्ट्रॉन अगर बोलना हुआ तो कितना होगा, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। और क्या होता है लेंथ के लिए, और क्या होता है बेटा, एक माइल बोलते हैं। एक माइल इज इक्वल टू 1.6 km, ठीक है। ये अलग है थोड़ा, इनको भी आप ध्यान दोगे। और क्या होते हैं, 1 लाइट ईयर होता है, ठीक है। लाइट ईयर क्या है, प्रकाश वर्ष। ये दूरी के लिए है, डिस्टेंस के लिए ही होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 km, ठीक है। तो इस तरह से और यूनिट होते हैं और वैल्यू होते हैं बेटा, उसको आप देख लोगे। तो एक एंगस्ट्रॉन है, ये जो इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको मिल सकता है, वेवलेंथ ओवलेंथ वो सब मेजर करने के लिए। इसी तरह, ठीक है। और इंच होता है, जैसे इंच बोलते हैं, 1 इंच मतलब 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। इस तरह के और भी छोटे मोटे यूनिट होते हैं, बाकी आप बुक से देख के कंफर्म कर लेना। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, ओके। अब हम आते हैं यूनिट का कन्वर्जन, ठीक है बच्चों। मतलब यूनिट कन्वर्जन आप यहीं से बता सकते हो। अगर फंडामेंटल यूनिट है, कोई बोले माइक्रो सेकेंड में, 1 सेकेंड को माइक्रो सेकेंड में बदलो, या माइक्रो सेकेंड को सेकेंड में बदलो, तो 1 माइक्रो सेकेंड में कितना सेकेंड, 10⁻⁻6 सेकेंड। 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर, 10⁻⁻6। 1 नैनोमीटर में कितना मीटर, 10⁻⁹। इस तरह से चेंज कर सकते हो, ओके। ये आप ज़रूर याद रखो। इतना होने के बाद मैं मिटा रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप इस चीज़ को नोट कर चुके होंगे और इसी सीक्वेंस में उसको याद रखोगे, ठीक है। तो बच्चों, अभी आज का वीडियो आई थिंक आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। मैंने शुरू में थोड़ा सा आपको समझाने में टाइम दिया कि फिज़िक्स के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे आप पढ़ाई करोगे, प्रैक्टिस कितना ज़रूरी है, बुक पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखोगे। तो फर्स्ट चैप्टर का बेसिक आपको समझा दिया हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में इसी को और आगे बढ़ाएंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन या जो भी रहेगा उसको प्लान करेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। देखते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट रहता है कमेंट करिए और हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ओके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।